Honorable members, question hour. Question number 61, Shri Anil Prasad Hegde. Shri Anil Prasad Hegde. Honorable Minister. एक प्रति सभा पटल में रख दिया गया। Question number 61, Honorable Minister. बोलिए ना। प्रति सभा पटल में रख दिया गया। Shri Hegde, supplementary number 1. Whether the government thinks that Sit down. Supplementary number 1. whether the government Mr. Hegde, your supplementary. Sir, in the context of Meera Paibis, who are the women's group of Manipur, I would like to pointedly ask a question to the minister that whether the government thinks that with the intent of ensuring gender neutrality, maintaining gender-wise information in land records helps assess the extent of land owned in Manipur. Honorable Minister. Honorable Minister. For getting to know Honorable Minister. land in Manipur in terms of land ownership vis-a-vis. Honorable member has male to confine counterparts. his supplementary to the question. Yes, sir. We expect some kind of relevance. This is on gender disaggregated. Ask your supplementary. I asked one Ask your supplementary. second supplementary. Yes. मिजोरम में हिंदू नीतियों को So, का पलायन हो रहा है। whether मिजोरम में हिंदू नीतियों का whether पलायन such हो रहा है। monitoring of gender disaggregation of data in Manipur helps the government to give more focus on such areas where Honorable Minister. Manipur women and the third. Question number 62, Shri Irana Kadadi. धन्यवाद महोदय। Shri Irana Kadadi. धन्यवाद महोदय। Honorable Minister. सप्लीमेंट्री। धन्यवाद महोदय। उन्नत भारत अभियान के माध्यम से सरकार ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षण संस्थानों की सहायता से उत्कृष्ट कार्य कर रही है। मेरे मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस प्रकार ग्रामीण इलाकों की समस्या सुलझाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, क्या सरकार उसी तरह शहरी इलाकों की मूलभूत समस्याओं की निवारण के लिए उन्नत भारत योजना के देश के शहरी इलाकों में भी लागू करेगी? Honorable Minister. माननीय सदस्य ने उन्नत भारत अभियान के बारे में प्रश्न पूछ के बहुत सराहनीय काम किया है। उन्नत भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की ओर जाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को विशेष करके उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में समाज के प्रति समर्पण भाव बनाना, लोक समस्या के बारे में अवगत कराना, संवेदनशीलता खड़ा करने की एक अनोखा प्रयास है। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से देश की 3480 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उससे जुड़े हुए हैं। IIT दिल्ली उसकी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। ये प्रारंभिक अवस्था में गांव की साथ जुड़ाव रखता है, लेकिन इसकी व्यापक दायरे में भारत की लोक समस्या, भारत की जन आकांक्षा और भारत को विकसित करने की जो एम है उसी में हम काम करते हैं। और सदस्य जी को मैं आश्वस्त करता हूं, ये उन्नत भारत अभियान UBA ये आने वाले दिनों में भारत की सभी इलाका का लोक समस्या के प्रति उच्च शिक्षण संस्थानों को जो संवेदनशीलता से जुड़ेगी। Supplementary, honorable member. Second supplementary. उन्नत भारत को दायरे को बढ़ाने के लिए हुए क्या सरकारी स्कूल जैसी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की भी इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी, जिससे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की ग्रामीण इलाकों की समस्या और उसके निवारण करने के लिए कार्य करने हेतु
प्रोत्साहित किया जा सके। मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, अभी तो उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थान तक सीमित है, अभी इसको और बड़ा करना है। देश में हमारी 50,000 कॉलेज है, स्कूल हो या कॉलेज हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आउट ऑफ क्लास एजुकेशन के बारे में जोर देती है, इसीलिए भारत सरकार भी एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा संगम ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। आज तो फिलहाल उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थान तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 63 श्री विक्रमजीत सिंह साहनी। सर, मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जो क्वेश्चन एक बात कह के कि जो ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मिनिस्टर, the table of the house, sir. जो सप्लीमेंट्री प्रधानमंत्री सदन में आओ सर, सप्लीमेंटरी नंबर 1। सर प्रधानमंत्री जी सदन में आकर मणिपुर पर जवाब दीजिए, नहीं आते तो उनको भी ये मौलाना आवास स्कीम चलनी चाहिए। और आपको मैं दरख्वास्त, प्रधानमंत्री सदन में आओ, आप कृपा करके प्रधानमंत्री सदन में आओ, आप कृपा करके ये मणिपुर पे ये चर्चा करवाइए और प्लीज यूज योर गुड ऑफिसेस टू हैव डिस्कशन ऑन मणिपुर। आकर बयान देना चाहिए। मणिपुर ये स्टेलमेट शुड बी एंडेड। कैसे हो सकती है सरकार? Through you, I would like to know from the Honourable Minister whether the government has data regarding the number of beneficiaries, especially tribal and women beneficiaries, in the last 3 years throughout the country, including Orissa. Honourable Minister. If you look at the annexure with regards to the number of beneficiaries state-wise, it is given. However, community-wise breakup is not maintained by the bank. क्वेश्चन नंबर 64 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मेरा सवाल ऑर्फन्स को लेकर था। स्टेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑर्फन्स इन द कंट्री। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में लगातार 80 दिन से ज्यादा हिंसा चल रही है। वहाँ के It will not go on record. It cannot go on record. Honourable Minister. Answer pertaining to the question pertinently is laid on the table of the House with regards to question number 64. Question number 65, Shri A.D. Singh. The point is that I can only ask supplementary if Northeast survives. There is problem in Manipur, spreading over to Mizoram, Meghalaya. Thing will go on record. Honourable Minister. 64, 65. Sir, answer is laid on the table of the House, but he is asking something else. He is talking about Manipur. Sir, he has not asked any question. Question number 66, Dr. Ami Yaznik. Question 66. Yes, question number 66, Dr. Ami Yaznik. Sir, I have seen Honourable the Minister. reply, but I would like to ask the minister whether his colleague women ministers are going to speak on Manipur. It will not go on record. It will not go on record. It is indecorous conduct. It is misconduct. It is abuse of your power, Honourable Minister. And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have
स्पीकर, क्वेश्चन नंबर 68 श्री संत बलबीर मणिपुर ही मणिपुर है। ऑनरेबल मिनिस्टर, मणिपुर क्वेश्चन 69 श्री GVL नरसिम्हा राव। सर क्वेश्चन नंबर 69। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, मंत्री बोलेगा तब तो सप्लीमेंट्री वन। Sir, in the reply given, Honorable Minister has stated that no recommendation has been received from the state government. Ask your supplementary. Yes, sir. I'm asking supplementary only for caste, Turku Kapus, Sister Karnams, Kalinga Vaishyas and Sodis. These are very backward castes. Ask your They are question. in the state list. And I want to ask the minister whether the state government has sent a recommendation for including these castes in the central list of OBCs. Minister. Honorable Minister, respond to supplementary. Sir, can I repeat? क्या राज्य सरकार से कोई माइक ऑन है। Question number 70 श्री ब्रजलाल। राज्य सरकार You asked it, you get. न, मंत्री जी जवाब दे रही है सर। 69 सर, 69। Mr. GVL Narasimha Rao, Yes sir. ask your supplementary with clarity. What do Yes you sir. want? So I would like to ask the Honorable Minister whether state government of Andhra Pradesh has sent a recommendation for including Turpu Kapus, Kalinga Vaishyas, Sister Karnams and Sondi castes in the central list of OBCs. Honorable yes Minister. Sir, no. Honorable माननीय अध्यक्ष Minister. महोदय, आपके माध्यम से माननीय संसद को मैं अवगत कराना चाहती हूँ, आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसे जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो हम लोग विचार करेंगे। Supplementary 2. So my second supplementary is to include Turpu Kapus, Sister Karnams, Kalinga Vaishyas and Sondis in the central OBC list. What is the procedure to be adopted to include them in the central list? I would like to request the Minister for clarity. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से भूमिगत रूप से अच्छे से उसको छानबीन करके प्रॉपर वे से हमारी ओबीसी कॉर्पोरेशन कमीशन में उसका पर्चा आए, उसका सब कुछ मिला के हमारे पास उसका पेपर भेजे, हम उसके लिए तैयार हैं। उसको आए ठीक तरीके से उसको आए हमारे पास, हम उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत है। Number 70 श्री ब्रजलाल। Question number 70 श्री ब्रजलाल। Honorable Minister. Question number 71 Dr. Anil Jain. धन्यवाद चेयरमैन। धन्यवाद चेयरमैन साहब। ये जो अपोजिशन के लोग जब Ask your question. Ask your question. मैं क्वेश्चन ही सर, Question 71. राज्य सरकार, Honorable Minister. क्या सरकार राजमार्गों पर बाहुबली बाढ़ लगाने की योजना बना रही है? Honorable Minister. Question 71. Honorable Minister. Supplementary 1. मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से कि राज्य सरकार बाहुबली बाढ़ लगाने की जो योजना बना रही है उसमें कितनी जगहों पर बाढ़ लगाई जा रही है और उत्तर प्रदेश में किन किन राजमार्गों पर और बाढ़ लगी है? Honorable Minister. सर, ये बाम्बू क्रॉस बैरियर है, इसका
पहली बार प्रयोग किया गया है, इसके बारे में सब टेस्टिंग किया गया, ये इको फ्रेंडली है और स्टील के बजाय बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाने के बारे में सब अप्रूवल मिल गए हैं। कल छत्तीसगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट करने का हमने निश्चित किया है और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद स्टील के बजाय बाम्बू का क्रैश बैरियर होगा और वो इको फ्रेंडली होगा, जिसके कारण वनवासी क्षेत्र में आदिवासियों को काम मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में लगभग बाम्बू काफ़ी उपलब्ध है, वहाँ भी ये क्रैश बैरियर बनेगा। और जो एक्सिस कंट्रोल रोड बनाते हैं जिसमें जानवर और लोगों ने रोड में आना नहीं चाहिए, उसका भी उपयोग हमने करने वाले हैं और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है, इको फ्रेंडली है और लोहे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका अल्टरनेटिव है। और पहला प्रयोग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और उसको बाद में पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद पूरे देश में इसका प्रयोग करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री, बाढ़ लगाए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों को क्या क्या लाभ मिलने की संभावनाएं हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र को ही लाभ मिलेगा क्योंकि किसान वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगाएंगे। बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है आसाम में, बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है और चाइना में बाम्बू की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमारे देश में भी बाम्बू की इकोनॉमी खड़ी होगी और इसके क्रैश बैरियर के कारण लोहे की बचत होगी। ये काम करने के लिए वनवासियों को, ग्रामीण लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और बाम्बू का ये क्रैश बैरियर अगर सक्सेसफुल हुआ तो जो इतने बड़े प्रमाण पर रोड बना रहे हैं उसमें स्टील के बजाय क्रैश बैरियर बाम्बू का बनेगा और जो एक्सिस कंट्रोल होता है ये भी बाम्बू और इसका पूरा काम ग्रामीण लोगों को मिलेगा, कृषि क्षेत्र को मिलेगा और जंगल क्षेत्र में जो विशेष रूप से वनवासी है उनको इसका फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 72 श्री तिरुचि शिवा, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। Answer is laid on the table of the House. क्वेश्चन नंबर 73 श्री बी पार्था सारथी रेड्डी। He should answer. क्वेश्चन नंबर 73 श्री बी पार्था सारथी रेड्डी, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir. श्रीमती पीटी उषा, क्वेश्चन नंबर 74। Question number 74. Honorable Minister. Sir, answer is laid on the table of the House. Supplementary one. Thank you for the opportunity for allowing me to raise the important matter in the House, sir. A silent revolution is taking place in the country. It is not held on street, but among the women and children of India. The Poshan Abhiyan scheme, which has successfully addressed the issue of malnutrition and improved nutritional outcome for children, pregnant women and lactating mothers. The focus program for delivering a high-impact package of interventions in the first 1,000 days of the children's life. In fact, creating a new India where children of robust health and peak intelligence will become the most important stakeholders who will lead this nation. In this connection, I would like to ask through sir, that whether the government is intending to increasing the capacity of Anganwadis in the country by converting them as early childhood care and education centers. If yes, whether the pilot project be held in the state with high utilization rate of Poshan Abhiyan fund like Kerala. If so, please cite details thereof. Sir, may I beg your indulgence to state officially on the floor of this House that to have a legend like P.T. Usha not only ask a question with regards to the Prime Minister's flagship scheme called Poshan Abhiyan, but also in detail understand the national flagship program, pay homage to the capacity of women and children in the country. Additionally, to ask questions about issues regarding malnutrition and opportunities for women and children, sir, is indeed a privilege to witness as minister. My compliments to P.T. Usha ji. Those who heckle her while she speaks about the issues of malnutrition, those who heckle her, especially inching closer to her mic,
possibly have not even contributed 1/3 to this country's glory as PT Usha has done. Insofar as with PT Usha's question, I would like to hear sir elaborate. Poshan Abhiyan technologically now reaches out to more than 10 crore beneficiaries across the children, across the nation. 94% of them are Aadhaar verified, thereby making it the largest nutrition program in the world that is being successfully run. I must also here say currently 13 lakh Anganwadis are under the ambit of Poshan Abhiyan. We have held meetings with states including the state of Kerala, where we have assured that mini Anganwadis will now be converted into full-fledged Anganwadis if the state so desires. Sir, as is known to a legend like PT Usha, the Prime Minister envisioned the new education policy after a hiatus of 3 decades, under which additional care has been given to early childhood education, namely even Balvatikas. Ours is a partnership with the Ministry of Education to ensure across private and public sector early childhood education and care is prioritized. I must also, sir, complimenting you for your patience, further extend and tell Ms. PT Usha that we have, in conjunction with all states, taken the best practices of all states to impart early childhood education in the mother tongue across the country. States have proactively joined us in this endeavor. Yet again, sir, I reiterate my gratitude for your patience and PT Usha for her contribution to the country. Supplementary number 2. Question number 75, Dr. Shantanu Sen. On supplementary 1. Sir, my first supplementary, why can't our learned Prime Minister, sir, my first supplementary, why can't our learned Prime Minister find some time to come to the House and address the Manipur issue? I tell you, honorable members, this House is required to know what our constitutional provisions are. There are rulings of this House. Constitution is very clear. It's a collective responsibility. Any minister can reply. This chair has given this direction earlier. The honorable member need to know it. We cannot afford to be ignorant. And it was pain to me that in question hour, when there was a question regarding women and children, we were not involved. We need to be careful about it. Honorable Minister, question number 75. आंसर सब को रखा है. Any supplementary? Sir, my second Minister doing to protect the women. my second supplementary is, how could our learned Prime Minister relate? Okay. Nothing will go on record. Honorable member, you are persisting to tell everyone that you are ignorant of Constitution, ignorant of rules of this House. You are not aware of the directions given by this chair earlier. I am so sorry, you are misconceived. It was such an important occasion. We had number of good questions. There should have been involvement of the House all around. Question hour is important. It is heart of parliamentary debate. It gives an opportunity to members to ask questions to the government, enforce accountability, transparency, and the government also benefits by wisdom and inputs of the honorable members. On women and child, there was such comprehensive response. I expected lady members and others to particularly ask searching questions. It is not a pleasant duty, honorable members. We must avail the upper house time. Every second has to fructify into public gain, into national gain. Can we fritter away these opportunities? Honorable members, out of 1/4
1.4 billion people. Only few get the opportunity to be in this house, the House of Elders, the upper house. We are required to discharge our obligations. We are required to discharge our duties. And all that we do is, we shout, we create ruckus, we create indecorous behavior. It was good for Mr. Tiruchi Siva to rise and remind me of Rule 235, and everyone violating it. What have we to say? Your sane voice is not being listened to others.